कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान की इंडिया की हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस ये है कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंगली ही बनाई गई थी। तो लेट अस सी द बैकग्राउंड एंड डिटेल्स ऑफ दिस प्लान। ब्रिटेन में 1945 में इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस के बाद लेबर पार्टी सत्ता में आई और CR एटली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने अपनी कैबिनेट के 3 मेंबर्स को भारत भेजा। तो इस जो 3 मेंबर्स के जो जो मिशन था, उसका जो भेजने का पर्पस था वो ये था कि वो जाकर इंडिया के जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स से उनसे बातचीत करें ताकि कोई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए कोई रास्ता निकाला जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम था आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। क्योंकि ये जो 3 मेंबर्स का मिशन जो मिस्टर एटली ने इंडिया में भेजा, ये तीनों मेंबर्स उनकी कैबिनेट के मंत्री थे, ये कैबिनेट के मेंबर्स थे। तो इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। जो 3 मेंबर्स जो मिस्टर एटली ने इंडिया में भेजे थे, उनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिपस एंड AP अलेक्जेंडर। ये जो मेंबर्स थे, ये इंडिया में जब आए तो इंडिया में आके जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स थे उनसे मिले। लेकिन उन्होंने देखा कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, इनमें कोई भी कॉमन व्यूज़ नहीं है, सबके व्यूज़ अपने अपने हैं, सबके व्यूज़ डिफरेंट हैं, इनमें कोई भी कॉमन एग्रीमेंट नहीं था इन लीडर्स में। तो इसलिए लास्ट में क्या किया, उन्होंने एक अपना प्लान दिया और इस प्लान को कहा जाता था, कैबिनेट मिशन प्लान का नाम दिया गया। तो इस जो प्लान था, इसके जो मेन प्रोविजंस थे वो इस प्रकार थे। तो इस प्लान के अकॉर्डिंगली क्या था कि उस समय जो भी प्रोविंशियल असेंबलीज थी, डिफरेंट प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस में असेंबलीज थी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी। तो जितने भी प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनको 3 ग्रुप्स या सेक्शन में बांटा जाना था। सेक्शन A, B एंड C। सेक्शन ए में होने थे प्रोविंसेस मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा, मतलब कि सारे हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस सेक्शन ए में आ जाने थे। सेक्शन बी में होने थे पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस इसमें आ गए। फिर था सेक्शन सी। सेक्शन सी में होने थे बंगाल और असम, और ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। तो इस प्लान ने एक एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल के बारे में भी इसमें मेंशन किया गया था। इसमें क्या था कि जो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर थे, इसके 3 लेवल या 3 टायर्स या 3 लेवल्स होने थे। एक लेवल या टायर होना था प्रोविंशियल लेवल पर, दूसरा सेकंड होना था सेक्शन या ग्रुप लेवल पर, और तीसरा टायर था इसका यूनियन लेवल पर। इस प्लान के अकॉर्डिंगली एक यूनियन ऑफ इंडिया की स्थापना की जानी थी, और एंड दिस यूनियन ऑफ इंडिया वाज टू कंसिस्ट ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। और ये जो यूनियन ऑफ इंडिया था, इसको इसको जो है फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ये जो 3 सब्जेक्ट्स थे, इसकी जो पावर्स थी, फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन, इसकी पावर्स जो है ये यूनियन ऑफ इंडिया के पास होनी थी। और जो प्रोविंसेस थे, जो रेजिडुअल पावर्स होनी थी, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट्स को छोड़कर जो बाकी के सब्जेक्ट्स के बाद जितनी भी पावर्स होनी थी, वो रेजिडुअल पावर मतलब वो प्रोविंसेस के पास होनी थी। तो इस तरीके से प्रोविंसेस के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हो जाती थी। तो इस प्रकार से ये जो प्रोविज़न था, ये एक वीक सेंटर या यूनियन को फॉर्म करता था। तो इसमें प्रोविंसेस को पावर बहुत ज़्यादा थी, एंड प्रोविंसेस वर टू बिकम द वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, नेक्स्ट है, इसका सबसे बड़ा काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का काम करना। उसके लिए कुछ प्लान बनाना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बननी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए जो इसने प्रोसीजर बताया वो ये था, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंगली जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर होने थे, इन्होंने आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ के मेंबर्स को चुनना था। मतलब जैसे कि आजकल हम कहते हैं ना, राज्यसभा के मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा के मेंबर चुनते हैं, जैसे आगे चुनते हैं। तो इसी प्रकार जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर थे, इन्होंने आगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज़ के मेंबर को चुनना था। और किस रेशियो में चुनना था, मतलब 1 मिलियन के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक रिप्रेजेंटेटिव होना था आफ्टर 1 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव होना था। और इसमें यह प्रोविज़न था कि जो सिख और मुस्लिम मेंबर जो भी
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो सिख और मुस्लिम मेंबर्स होने थे, दे वर टू बी इलेक्टेड बाय द सिख एंड द मुस्लिम मेंबर्स। और सिखों ने अपने मेंबर चुनने थे और मुस्लिम ने अपने चुनने थे, एंड अकॉर्डिंग टू जिस तरह भी उनका पॉपुलेशन का जो भी उनका रेशो होने थी उस हिसाब से उन्होंने चुनने थे। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो बाकी के मेंबर्स, मतलब अदर दैन सिख और मुस्लिम जो जनरल मेंबर्स होने थे, उनको जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ के जो अदर दैन सिख और मुस्लिम मेंबर्स जो बाकी कम्युनिटीज़ के होने थे, उनके द्वारा चुना जाना था। एंड आगे था उनका कि द पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अपनी सुपर सुप्रीम पावर थी इनके प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, दैट वाज टू कम टू एंड। वो पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट की ख़त्म हो जानी थी। तो इसमें नेक्स्ट प्रोविज़न था कि जो भी प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस को जैसे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कि प्रोविंसेस जो थे उनको 3 सेक्शन में रखा जाना था, सेक्शन ए, बी एंड सी। तो एक ये प्रोविज़न था कि प्रोविंसेस जो थे, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद वो इन ग्रुप से बाहर आ सकते थे। मतलब जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1946 में ड्यू थी, उस समय 1946 में ही ड्यू थी। तो मतलब जो इलेक्शंस के बाद जो है ये अपने अगर कोई प्रोविंस चाहे तो उससे बाहर आ सकता था। और दूसरा ये था कि 10 साल के बाद कोई भी प्रोविंस जो था ये अपने ग्रुप का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चेंजेस के लिए कॉल कर सकता था, मतलब डिमांड कर सकता था। नेक्स्ट है इन द मीन टाइम एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका मतलब ये है कि एक तो ये था कि पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी थी, फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, फिर उसने एक इंडिया की जो यूनियन गवर्नमेंट बननी थी। तो इस सब में काफ़ी टाइम लगना था। तो इस पीरियड के दौरान एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप की जानी थी, और इंटरिम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किसने करना था? जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे वो उन्होंने ही इंटरिम गवर्नमेंट को या यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट है कि जो कम्युनल इश्यूज होंगे तो दे वर टू बी डिसाइडेड बाय द हिंदूज एंड मुस्लिम्स देमसेल्व्स बाय देयर ओन मेजॉरिटी एंड नॉट बाय द मेजॉरिटी ऑफ देयर कलेक्टिव वोट। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि असेंबली में 100 मेंबर्स हैं, उसमें से मान लीजिए कि 60 हिंदू हैं और 40 मुस्लिम हैं। तो इस अगर किसी कम्युनल इशू पे वोटिंग होगी तो वो कलेक्टिव वोटिंग नहीं होगी, मतलब 100 के 100 मेंबर वोट नहीं करेंगे, वो कलेक्टिव वोट नहीं होगी। ऐसे होगा तो हिंदू नेचुरली जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो अपने फेवर में वोट करेंगे। तो इसमें क्या था कि जो 60 हिंदू मेंबर्स होंगे वो अपना अलग से वोट करेंगे, और जो 40 मुस्लिम होंगे वो इंडिविजुअली अपना वोट करेंगे, तो वहाँ पर कलेक्टिव वोट नहीं होगी। तो इसके बिना क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, ये जो प्रोविंशियल जो अपने प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या थे, जो भी अपने डिफरेंट सेक्शन से जो भी मेंबर रिप्रेजेंट होके आने थे, सेक्शन ए, बी एंड सी जैसे बनाए थे पहले पॉइंट में बताया गया, तो उनके द्वारा जो रिप्रेजेंट किए गए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स होने थे, वो वाले मेंबर्स आगे चल के उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाना था। मतलब ग्रुप ए, बी और सी में ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाना था। तो ये जो हर कोई 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाना था, और हर ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो बैठ के उन्होंने अपने प्रोविंस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, और हो सके तो अपने ग्रुप का या अपने सेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था। और उसके बाद क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ए, बी एंड सी जो 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 तीनों के जो तीनों सेक्शंस के या ग्रुप्स के जो मेंबर्स थे वो इकट्ठे बैठने थे, और उन्होंने बैठ के यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो प्लान के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स होने थे, और इनमें से 292 मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली से होने थे, प्रोविंशियल असेंबली और चीफ कमिश्नर प्रोविंस से होने थे, और 92 मेंबर जो हैं ये प्रिंसली स्टेट से होने थे। अब नेक्स्ट है कि मेरिट्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। भी कैबिनेट मिशन प्लान की मेरिट्स क्या थी, इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे? एक तो ये था कि इसके अकॉर्डिंगली क्या था कि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इस्टेब्लिश की जानी थी, और
मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि मुस्लिम्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए, इनके लिए अलग बनाई जाए, लेकिन या हिंदू या सिखों के लिए अलग बनाई जाए। लेकिन एक तो ये था कि इसने सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसमें बनाने का प्रपोजल था। और ये जो असेंबली थी, इट वाज टू बी इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, मतलब लोगों ने अपने जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर को इलेक्ट करना था, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मेंबर्स ने इलेक्ट करना था, मतलब वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, तो उन्होंने आगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करना था। तो इस प्रकार से एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो किया गया था। तो अनदर थिंग वाज कि जो फुल फ्लेज पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की डिमांड थी, उसको रूल आउट कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इसके बिना एक इंडियन यूनियन का इसमें प्रोविज़न था, मतलब इसमें इंडिया को यूनिफाई रखा गया था, मतलब इंडिया की एकता को एक जो है वो मेंटेन किया गया था। ऑल द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर टू बी द इंडियन, तो ये भी था, भी सभी मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इंडियन ही होने थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग में उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना था। अब इसकी डिमेरिट्स क्या थी, तो नेगेटिव पॉइंट्स इसमें क्या थे? डिमेरिट्स ये थी कि जैसे पॉइंट 1 में बताया कि प्रोविंसेस को सेक्शन में डिवाइड किया जाना था, ए बी एंड सी में। तो ग्रुपिंग वाज इम्पोज्ड ऑन द प्रोविंसेस, उनको डिफरेंट ए बी सी और ग्रुप में उनको डिवाइड किया जाना था। इनिशियली ये बात नहीं क्लियर थी कि जो प्रोविंसेस की ग्रुपिंग है ये ऑप्शनल होगी या कंपलसरी होगी। लेटर ऑन जो कैबिनेट मिशन ने इस बात को क्लियर कर दिया कि ये जो ग्रुपिंग है ये कंपलसरी होनी ही थी। एक्चुअली क्या था कि कांग्रेस ये चाहती थी कि जो प्रोविंसेस हैं इनको ग्रुप से बाहर आने का अधिकार जो है ये 1946 की जो इलेक्शन ड्यू थी उससे पहले दिया जाए। एक्चुअली कांग्रेस की निगाह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थी, वो चाहती थी कि वो ग्रुप बी से बाहर आ जाए, क्योंकि चाहे वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था लेकिन कांग्रेस की काफ़ी अच्छी उसमें होल्ड थी। इसके बिना कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि इसको कम्युनल बेसिस पे जैसे जो ग्रुपिंग थी ये उसको भी जो है ना ख़त्म करना चाहती थी कि प्रोविंसेस जो हैं, अगर हो सके असम है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, इसको हम बाहर निकाल लें, तो अपने अपने ग्रुप से बाहर निकाल लें, ताकि जो कम्युनल बेसिस पे जो डिवीज़न है वो इसको ख़त्म किया जा सके। तो इसके बिना ये था कि जो प्रोविंसेस की ग्रुपिंग है वो कंपलसरी है, मतलब प्रोविंसेस को किसी न किसी सेक्शन में उन्होंने रखा गया, ए बी सी एंड रखा गया, तो ये जो ग्रुपिंग है ये कंपलसरी है। तो दिस वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जो प्रोविंसेस की जो इंडिपेंडेंस है वो फ्री नहीं है कि हम कौन से ग्रुप को ज्वाइन करना है। अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ग्रुप ए को ज्वाइन करना चाहे तो दे वर नॉट फ्री। तो ये इसकी डिमेरिट थी। तो उसमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो वहाँ पर नहीं थी, उनकी इंडिपेंडेंस उनको नहीं थी, फ्रीडम नहीं दी गई थी ग्रुप को ज्वाइन करने की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविंसेस वाज टू बी फ्रेम्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविंसेस वाज टू बी फ्रेम्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंगली जो प्रोविंसेस का कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले फ्रेम किया जाना था, तो ये बिल्कुल उल्टी बात थी। तो दिस वॉज जस्ट लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। स्टेट्स वर गिवन द ऑटोनॉमी एंड ऑल द रेजिडुअल पावर्स, और स्टेट्स को रेजिडुअल पावर बहुत ज़्यादा दी गई थी, मतलब पावर्स अदर दैन द जो 3 सब्जेक्ट्स यूनियन के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये जो थे अपने कम्युनिकेशन एंड डिफेंस एंड वन मोर, व्हाट वाज दैट, कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, यस। उन 3 सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पावर जो हैं सभी पावर जो है ये प्रोविंसेस को दे दी गई थी। तो इस प्रकार प्रोविंसेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं और सेंटर इसमें वीक रह जाता है। तो इसके बिना था मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी द नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेस। जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे 92 थे, ये प्रिंसेस द्वारा नॉमिनेट किए जाने थे, वो इलेक्ट नहीं होने थे। जो प्रोविंसेस से आ रहे थे मेंबर वो इलेक्ट होके आ रहे थे, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट से आ रहे थे मेंबर्स वो नॉमिनेट होके आ रहे थे। सो ये जो चीज़ है इसमें मतलब इसमें जो दिस वाज द अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, तो ये इसमें डेमोक्रेसी की बात नहीं है कोई भी। नेक्स्ट है व्यूज़ ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अब कैबिनेट मिशन प्लान पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के क्या व्यूज़ थे अपने अपने। और मुस्लिम लीग ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया
कैबिनेट मिशन प्लान को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि क्योंकि दे सा द रूट्स ऑफ पाकिस्तान। उनको पाकिस्तान इसमें क्लियर दिखाई दे रहा था, पाकिस्तान की रूट्स इसमें दिखाई दे रही थी, क्योंकि ग्रुप बी एंड सी जो थे, या सेक्शन बी एंड सी, वो मुस्लिम मेजॉरिटी थे। तो कांग्रेस ने भी कैबिनेट मिशन प्लान को 24 जून को एक्सेप्ट कर लिया था। क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान में एक तो ये था कि जो पाकिस्तान की फुल फ्लेज्ड जो डिमांड थी पाकिस्तान की, वो रिजेक्ट कर दी थी। सेकेंडली, जो मोहम्मद अली जिन्ना ये डिमांड कर रहे थे कि मुस्लिम्स के लिए, हमारे लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए और हिंदू सिखों के लिए अलग बनाई जाए, तो वो डिमांड भी जो अलग अलग बनाने की नहीं एक्सेप्ट की गई थी। एंड देयर वाज टू बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन।